हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो क्विज है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल हमारे पास आता है, द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ प्लेन कैपेसिटर इज फिल्ड विद एन आइसोट्रोपिक insulator whose dielectric constant varies in the direction perpendicular to the plates according to the law K is equal to K1 1 plus sine pi by d into x, where d is the separation between the plates and K is a constant. The area of plate is S. Determine the capacitance of the capacitor. तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। पैरेलल प्लेट टाइप का कैपेसिटर है और एक आइसोट्रोपिक इंसुलेटर से भरा हुआ है, यानी कि जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म है, एक तरीके से, एक समान तरीके से यूनिफॉर्म हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और यहां इस रिलेशन में जो x है वो x है डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, प्लेट्स के परपेंडिकुलर, यानी प्लेट्स की सेपरेशन के अलावा ये वेरिएशन होता है। तो मैं पूरा कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, सेपरेशन जो है d के बराबर है इनके बीच में। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0 और यहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो x इज इक्वल टू d के बराबर है। जो वेरिएशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो है k इज इक्वल टू k1 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई डी इंटू एक्स, पाई बाई डी इंटू एक्स, इस तरीके से। यानी एक पर्टिकुलर x इज इक्वल टू एक्स पर बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसके बराबर है। यदि मैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स की बात करता हूं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर ही होने वाली है। तो ये छोटा सा एलिमेंट में ले लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट जो है ये मैं मान सकता हूं कि एक छोटा सा कैपेसिटर है, एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसका विड्थ जो है dx के बराबर है और जिसका एरिया जो है वो एरिया a के बराबर है, s के बराबर दिया हुआ है। इसका k वैल्यू मैं जानता हूं, k वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस छोटे से पार्ट का मैं कैपेसिटेंस बता सकता हूं दैट dc इज इक्वल्स टू k1 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई डी इंटू एक्स, ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d विच इज dx। अब ऐसे ही और भी ढेर सारे एलिमेंट्स यहां पे बना सकता हूं, और भी ढेर सारे एलिमेंट्स यहां पे बना सकता हूं और कह सकता हूं कि ये जो ढेर सारे एलिमेंट्स के जो कैपेसिटेंस हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो यदि मैं इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूं dc1 के बराबर है, अगले का कैपेसिटेंस मान लेता हूं dc2 के बराबर है, इसके बाद यहां पे dc5 dc7 dc8 dc9 dc10 dc11, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन dc इक्विवेलेंट, या 1 अपॉन c इक्विवेलेंट कह सकते हैं। 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dc1 प्लस 1 अपॉन dc2 प्लस 1 अपॉन dc3 प्लस सो ऑन सो। तो हमें यहां से 1 अपॉन c इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं दैट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dc, 1 अपॉन dc। तो ये आपको मिलेगा dx अपॉन k1 s एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई डी इंटू एक्स, और यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x की वैल्यू 0 से x इज टू d तक हम यहां पे पुट कर सकते हैं, x इज टू 0 से x इज टू d। तो अब यहां पे हमें इस इंटीग्रेशन को करना है सॉल्व। तो ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 इंटू s इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे मिलेगा dx अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई d, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन ऑफ पाई x बाई d से। ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई d के। तो यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो कोई भी असर इस एक्सप्रेशन पर नहीं पड़ने वाला है। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारे पास बचने वाला है 1 माइनस साइन पाई एक्स बाई डी के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा
आपको मिलेगा 1/k1s इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाई डी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई डी, और यहां पे है dx इंटीग्रेशन। 1/cos स्क्वायर आपको मिलेगा sec स्क्वायर पाई एक्स बाई डी के बराबर, तो यहां मिलेगा माइनस ऑफ 10x sec x 10 पाई एक्स बाई डी, और यहां पे आ जाएगा sec ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय डी के बराबर। तो यहां पे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके d तक, आपको मिलेगा यहां पे 1/k1 इंटू s इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगा देंगे 0 से d तक। तो sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है होता है कितना, tan थीटा के बराबर, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा। तो आपको यहां से मिलेगा d अपॉन पाई tan ऑफ पाई एक्स बाई डी 0 से लेके d, और हमें मिलेगा यहां पे माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec थीटा, सो d अपॉन पाई एंड इट विल बी sec ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई d, और लिमिट है 0 से लेके d तक, एंड दिस इज 1/k1s एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan पाई विच इज 0 एंड tan 0 0 0 माइनस ऑफ d अपॉन पाई sec d इज -1, और माइनस में एक और 1 आ जाएगा तो -2 1/k1 इंटू s इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है 1/k1 s एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे मिलेगा आपको 2d बाय पाई। तो ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो यहां से c इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है k1 s पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2d, k1 s पाई एप्सिलॉन नॉट, k1 s पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2d। तो ए ऑप्शन जो है इसका आप यहां पे टिक कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। समझ गए आप? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से
ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए सवाल को। The two small balls having the same mass and charge and located at the same vertical at heights h1 and h2 are thrown in the same direction along the horizontal at the same velocity v. The first ball touches the ground at distance L from the initial vertical. At what height will the second ball be at this instant? The air drag and the charges induced should be neglected. तो एक बार सवाल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास कहा गया है कि दो स्मॉल बॉल्स हैं, तो स्मॉल के बाद ये भी कहा गया है कि एयर ड्रैग को आपको नेग्लेक्ट करना है। एंड लोकेटेड ऑन द सेम वर्टिकल हाइट्स h1 एंड h2, यानी कि इस एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन, एक सेम वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ये दोनों बॉल्स सिचुएटेड हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये बॉल नंबर 2 है और ये बॉल नंबर 1 है और इनकी जो ग्राउंड से हाइट है वो h1 और h2 के बराबर है। ये वाली जो हाइट है ये h1 है और ये वाली जो हाइट है सेकंड बॉल की वो h2 के बराबर है। दोनों बॉल्स को हॉरिजॉन्टल स्पीड v से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि जो पहली वाली बॉल है ये h1 हाइट से गिरकर l डिस्टेंस दूर आकर गिरती है, l डिस्टेंस दूर आकर गिरती है। t बराबर 0 पर इन दोनों को प्रोजेक्ट किया गया था। तो आपको बताना है कि जैसे ही ये वाली बॉल यहां पर आकर हिट करती है, लेट्स से t = t1 पर आकर ये हिट करती है, तो उस समय इस वाली बॉल की जो हाइट है वो आपको बतानी है कहां पर होगी। तो मैं मान लेता हूं कि दूसरी वाली बॉल t = t1 पर यहां है, तो इसकी हाइट हमें बतानी है कैलकुलेट करके कि कितनी होने वाली है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली वाली बॉल की। तो पहली वाली बॉल को टाइम जो लगने वाला है t1 वो लगेगा, कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस है हमारे पास l और स्पीड है हमारे पास v, t1 के बराबर हमें मिल जाता है आंसर। और हमें t1 मिल चुका है तो मैं हाइट h1 में बता सकता हूं कि h1 जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका वर्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 into time t1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -g into t1 का स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाता है, माइनस से माइनस कट गया, आपको मिलेगा h1 इज इक्वल टू g l स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक, gl स्क्वायर और अपॉन 2v स्क्वायर। ये h1 की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इतने ही टाइम के बाद हमें बताना है कि h2 जो सेकंड नंबर की बॉल है वो कितनी हाइट पर होगी। तो मैं पहले निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल नंबर 2 इन दिस टाइम। तो आपको मिलेगा h2 इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी है माइनस ऑफ हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो ये h2 है और इसकी हाइट यदि मैं निकालना चाहता हूं ग्राउंड से तो आपको मिल जाएगा h2 माइनस में दिस h2 का मैग्नीट्यूड, तो आपको मिल जाएगा 1/2 g l स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब एक बार ऑप्शंस देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन कहीं दिया है या नहीं। h2 माइनस समथिंग, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं है
सारे ऑप्शंस में H1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमें H1 को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो H1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि GL स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर अपॉन 2V स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है, तो इसमें आप जोड़ दीजिए GL स्क्वायर बाय V स्क्वायर और माइनस कर दीजिए GL स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा H2 प्लस GL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर माइनस ऑफ GL स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा H की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो है बेटा ये H1 के बराबर है, तो आपको मिल जाता है H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 माइनस ऑफ GL स्क्वायर बाय V स्क्वायर। H1 प्लस H2 माइनस GL स्क्वायर बाय V स्क्वायर, H1 प्लस H2 माइनस GL स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मैच हो जाता है। ये L है, यहाँ पे 1 गलती से टाइप हो गया है ये, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। तो सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल आपसे कहता है कि इन द फिगर शोन S इज अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट है। नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में हम जानते हैं कि जहां पे चार्ज दिया जाता है उसी जगह पर चार्ज आ जाता है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अ रॉड R ऑफ, रॉड का नाम है R ऑफ लेंथ L ऑफ मास M इज पैरेलल टू द शीट एंड हिंज्ड एट इट्स मिड पॉइंट। यानी इस रॉड को यहां पे हिंज कर दिया जाता है मिड पॉइंट से, और इसके अपर हाफ में जो चार्ज का डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है, और लोअर हाफ में जो चार्ज का डेंसिटी है वो माइनस लैम्डा के बराबर है। तो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग दिस रॉड वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्यों, ये रॉड जो है रोटेट होगी क्यों, इस बात का हमें पता होना चाहिए। चलिए जायजा लेते हैं इस रॉड का कि क्यों ऐसा इसके साथ हो रहा है। तो ये हमारे पास है अपर हाफ पर पॉजिटिव चार्ज और लोअर हाफ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं शीट की, शीट अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब जो इसका फ्रंट लेयर है उसके ऊपर ही चार्ज है, और फ्रंट लेयर पर ही चार्ज है तो एक लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होने वाला है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो भी चार्ज है यहाँ का लेट्स से लैम्डा इंटू L/2 कह सकता हूँ। ये टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इस लोअर हाफ के ऊपर, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे मिल जाएगा आपको लैम्डा L/2 के बराबर। तो देख सकते हैं कि लोअर हाफ पर फोर्स है इस तरफ, अपर हाफ पर फोर्स है इस तरफ, तो इस तरीके से ये टर्न जो है, रोटेट जो है होने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज फोर्स हर एक जगह यूनिफॉर्म है, फोर्स हर एक जगह यूनिफॉर्म है, हर एक पार्ट पर यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, तो मैं इन सारे फोर्सेस को हटाकर इनके सेंटर ऑफ मास पर लगा सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इन सारे फोर्सेस को हटाकर इनके सेंटर ऑफ मास पे इस फोर्स को मैं लगा सकता हूं। ठीक है, लाइक दिस। सेंटर ऑफ मास सब जानते हैं, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये L/2 है तो सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर होगा। ऐसे यहां पर सेंटर ऑफ मास L/4 डिस्टेंस पर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मैं टोटल टॉर्क लिखने वाला हूं इस हिंज के अबाउट टॉर्क लिखूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा L/2 ये इंटू L/4, और इतना ही टॉर्क इसके लिए, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। This is the total torque acting on this rod is equal to I into alpha. I is the moment of inertia of this rod about this central point, which is ml square divided by 12 into alpha. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए बड़े आसानी से। तो यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से चला गया 2, और L into L से L स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 4 तिया 12, इसको इधर ले आइए, सो 3 सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, 3 सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है अ बुलेट ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q। तो इस बुलेट के ऊपर भी चार्ज q के बराबर है, इस स्फीयर के ऊपर भी चार्ज q के बराबर है। It strikes the surface of sphere with speed u. Find the minimum value of u so that it can penetrate through the sphere. Neglect all the resistance forces or friction acting on bullet except electrostatic force. तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कंसीडर करना है। तो आपको बताना है कि कितना मिनिमम स्पीड u हम इस बुलेट को दें जिससे कि जस्ट पार कर जाए इस स्फीयर को पार कर जाना चाहिए। तो ये हमें मिनिमम स्पीड के बारे में बताना है कितना होगा। तो पहले तो देखिए कि ये बुलेट इससे क्रॉस होगा, इसके पास जाएगा, तो किस तरीके का इंटरेक्शन इनके बीच में होने वाला है। तो यहां पे मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर जो है बुलेट को मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह यहां पे दिखा रहा हूं। इसके पास भी चार्ज है प्लस क्यू, इसके पास भी टोटल चार्ज है प्लस क्यू। तो यदि मैं बात करूं t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पर ये जो हमारे पास स्फीयर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा इस चार्ज के ऊपर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से F के बराबर, और इसका वेलोसिटी जो है इनिशियल u के बराबर है। तो बेसिकली रिटार्डेड मोशन जो है इसका होने वाला है, रिटार्डेड मोशन इसका होने वाला है। तो मैं सेंटर एक पॉइंट मान लेता हूं, इसका सेंटर है इस स्फीयर का, तो इसके सेंटर तक ये जो चार्ज है रिटार्ड होगा। ये वाली जो जर्नी है यहां से लेके यहां तक की, उसमें रिटार्डेशन होने वाला है बिकॉज इसके ऊपर फोर्स है इस तरफ और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। लेकिन जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस कर लेगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी होने वाला है इस डायरेक्शन में। तो ये सेंटर से जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये वाला जो स्फीयर है इस छोटे से बुलेट को और पुश करेगा बाहर की तरफ। तो यानी कि हमें इसे पेनिट्रेट करवाना है कंप्लीटली। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सिर्फ इसे यहां तक पहुंचाना है, सिर्फ हमें इस चार्ज को यहां तक पहुंचाना है। यदि चार्ज यहां तक पहुंच गया और थोड़ा सा आगे आ गया तो ये वाला स्फीयर अपने आप इसे पुश करेगा और बाहर इसको निकाल देगा अपने आप। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है। तो इनिशियली यहां पे था चार्ज पार्टिकल, उसके पास वेलोसिटी थी u, और सेंटर पर आकर इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। उससे क्या होता है कि ये सेंटर से जस्ट पार चला जाता है और ये वाला जो स्फीयर है इसको रिपेल कर देता है और बाहर पेनिट्रेट कर देता है, बाहर निकाल देता है इसे। तो मैं यही करने वाला हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर और यहां पर के बीच में। तो मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ ऑफ स्मॉल m इंटू u मिनिमम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी k q डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू सेंटर पर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, और सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेंटर पर पोटेंशियल होता है 3/2 kq बाय r, और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। तो ये 3/2 kq स्क्वायर बाय r है, और ये kq स्क्वायर बाय r है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 kq स्क्वायर बाय r बचेगा। हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें u की जो वैल्यू है वो पता चल जाती है। u हमें मिल जाता है, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां मिलेगा r, और यहां मिलेगा q स्क्वायर, और यहां जाएगा नीचे m। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप यहां पे टिक कर सकते हैं। तो सवाल जो है देखा देखा लग रहा था, ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जहां पे एक सवाल आता है ग्रेविटेशन में, जहां पे एक प्लेनेट ये होता है प्लेनेट नंबर 1 और दूसरा प्लेनेट होता है P2, और इस प्लेनेट के सरफेस से हम पूछते हैं कि कितना मिनिमम स्पीड दें जिससे कि ये दूसरे प्लेनेट की सरफेस तक पहुंच जाए। तो हम वहां पे सबसे पहले नल पॉइंट निकालते हैं, नल पॉइंट जहां पर 4 0 के बराबर हो जाता है, और इस पार्टिकल को यहां तक प्रोजेक्ट करवा देते हैं। तो यहां तक यदि प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला जो स्फीयर है इसको अपने फील्ड में खींच लेता है।
तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल, सेम फ्लेवर का सवाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कर सकते हैं। अब ऐसा सवाल आएगा तो ठीक है।